चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये नया पेपर है और इस मामले में शानदार पेपर है कि बहुत ज्यादा फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। हम लोग जो इस पेपर को पढ़ रहे हैं उसका सही नाम होना चाहिए, मेरा मानना है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। मतलब इतना मेरा अपना मानना है कि एमएससी में क्या बीएससी में पढ़ा दिया जाना चाहिए था। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी जो मदद करेंगे ये टॉपिक्स, अलजेब्रा में भी और आपके एग्जाम्स में भी, इवन नेट में भी कई जो आप खुद देखेंगे कि हाँ हो रहा है या नहीं है। ऐसा किसी नंबर के अगर सारे डिवाइजर पूछे जाएं, डिवाइजर का सम पूछा जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेट पूछता रहता है, तो वो तभी कर पाएंगे जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो वो नंबर थ्योरी में एमएससी का जो लाइट सिलेबस है ही नहीं है। इतनी नंबर थ्योरी बीएससी या 12वीं में पढ़ा दी जानी चाहिए, मेरा मानना है। एमएससी में क्या पढ़ाई जानी चाहिए फिर? तो वहां होना चाहिए था एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी या एनालिटिकल नंबर थ्योरी। नाम से क्लियर है कि जो लोग अलजेब्रा के फील्ड में जाना चाहेंगे वो नंबर थ्योरी के अलजेब्राइक पोर्शन को डिस्कस करें, उस पर रिसर्च करें, सोचें। और जो लोग एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हैं वो एनालिटिकल नंबर थ्योरी। आपको एनपीटीईएल पे दोनों तरह के मिलेंगे या यूट्यूब में भी, कि अलजेब्राइक नंबर थ्योरी और एनालिटिकल नंबर थ्योरी दोनों बहुत शानदार ब्रांचेज हैं और भारत में इस समय बहुत सारे लोग इस पे बहुत अच्छे रिसर्च करवा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है। तो अलजेब्राइक और एनालिटिकल तो तब होगा बाद में जब भी हो, लेकिन अभी आपको केवल बेसिक फंडामेंटल जो हमारा है, नंबर थ्योरी क्या होती है, हम इस पे बात करें। मैं जिस किताब को फाउंडेशन मान के चलूंगा वो डेविड एम बर्टन साहब की है। ज्यादातर यही मिलती भी है। हमें लोगों ने शुरू किया था हल्द्वानी में भी उस समय ये मंगवाना, तो अब कुछ लोग मानते हैं तो यही जानते हैं। तो डेविड एम बर्टन की एलिमेंट्री नंबर थ्योरी नाम ही यही है। डेविड एम बर्टन साहब हैम्पशायर यूनिवर्सिटी से थे। तो एक बुक ये है। दूसरा एक बुक ये भी ठीक मानी जाती है, डेविड एम बर्टन की किताब का नाम वही है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। दूसरा एक राइटर हैं इवान निवेन, मेरे पास जिनकी किताब ये दोनों है मेरे पास। इसके साथ दो और हैं, जुकरमैन और मॉन्टेगोमरी। उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कर दिया करिए, जब भी ऐसा लिखा होता है इसका मतलब होता है कि इनके साथ और भी हैं। तो इस किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स, टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स। और एक किताब और है मेरे पास, क्लासिकल इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न नंबर थ्योरी, और ये है केनेथ आयरलैंड की। एंड माइकल रोजन भी है इनके साथ। तो हो गया एक यह क्लासिकल इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न नंबर थ्योरी, मॉडर्न नंबर थ्योरी। ये मैं ज्यादातर फिर भी फाउंडेशन पे ज्यादा इस पे लूंगा, कई बार कुछ टॉपिक्स में इनकी हेल्प लूंगा। ये तीन किताबें हैं, ठीक है। थॉमस कोसी भी है मेरे पास वैसे, लेकिन पता नहीं इस समय कहाँ है, मुझे दिखी नहीं है। कोसी ये होनी चाहिए स्पेलिंग में गड़बड़ा रहा हूँ। कोसी यही है या जो भी है। तो थॉमस कोसी की बुक भी हुआ करती थी लेकिन मिली नहीं। आज मैं ढूंढ रहा था सुबह, पता नहीं कहाँ है। हो सकता है किसी सज्जन ने ली हो फिर लौटाई ना हो, ऐसा हो सकता है। इसके काफी चांसेस। चलिए, तो हम लोग जब शुरू करेंगे बच्चों, तो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजों से हम शुरू करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो यूक्लिड के दौर से स्टार्ट होगा।
यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, ये हाई स्कूल लेवल में पढ़ाई जाती हैं चीजें, लेकिन यहाँ भी हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी कर देते हैं, और बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे कि महान मैथमेटिशियन रामानुजन साहब और जीएच हार्डी, उनका फील्ड ही यही है। नंबर थ्योरी पे हार्डी की बुक भी है, मैंने जानबूझ के नहीं बोली क्योंकि हार्डी की बुक का जो लेवल होता है हमेशा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, ज्यादा मेहनत करने के मूड में रहते नहीं है बच्चे। तो हम फाउंडेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। हमारा नंबर थ्योरी में जो ज्यादातर काम है बच्चों, नेचुरल नंबर पे ज्यादा है। अगर आप नेचुरल नंबर पे फोकस करते हैं तो वो नंबर थ्योरी है, अगर आप रियल नंबर्स पे फोकस करते हैं तो रियल एनालिसिस और उसकी ब्रांचेज हैं, और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे फोकस कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और उसकी ब्रांचेज हैं। सेवरल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी लोग रिसर्च अच्छी खासी कर रहे हैं। तो मतलब आपके पास अलग अलग नंबर्स के हिसाब से अलग अलग फील्ड है। हम लोग नंबर्स पे बात करेंगे, बहुत पुरानी ब्रांच है क्योंकि इंसान ने शुरुआत में नेचुरल नंबर पे ही काम किया होगा, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल हम लोग इन पे पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर में आप पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे हम लोग। ये नाम सुना है आप लोगों ने, कहीं पढ़ा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। प्रॉपर्टी। तो हम लोग चलो इसको लिख देते हैं, हमारी जरूरत है ये इसलिए लिखा है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ठीक, आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे ये क्या है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज लीस्ट एलिमेंट। वेरी गुड। कोई भी अगर आपके पास सेट है, नेचुरल नंबर ही होंगे नंबर थ्योरी में, तो जाहिर सी बात है नॉन एम्प्टी सेट है, तो आपको एक उसमें लीस्ट एलिमेंट मिलेगा। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमेशा ही होगा। बिल्कुल बहुत सही बात है, बहुत सरल सा रूल है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो इम्पैक्ट है वो आप रियलाइज करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आप लोगों ने जब पढ़ी होती है, तो शुरू में मुझे तो मजाक जैसा लगा, इसमें क्या बड़ी बात है लगा मुझे, लेकिन उस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बेस पे हम बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव करते हैं रियल एनालिसिस में। वैसे ही वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल दिखने में भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा है, तो लिख लेते हैं इस बात को। एवरी नॉन एम्प्टी सेट S of non-negative integers, तो कौन से इंटीजर हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब? जीरो, जीरो और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होंगे, कंटेन्स अ लीस्ट एलिमेंट। टोपोलॉजी इसको बहुत जनरलाइज करती है, इस प्रिंसिपल को वो इसलिए करती है बच्चों कि यहां पर जब आप नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर में ऑर्डर रिलेशन लगते हैं। आपको ये पता है कि हाँ 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, लेकिन जब आप एक आर्बिट्ररी सेट लेते हैं और उसमें आप एलिमेंट्स को छोटा बड़ा कैसे साबित करेंगे, तो पहले उनमें एक ऑर्डर रिलेशन लाना पड़ता है और तब वेल ऑर्डरिंग लाना पड़ता है। तो टोपोलॉजी ज्यादा जनरलाइज करेगी, बाद में देखिएगा जब टोपोलॉजी आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर कह दिए तो बहुत ही सरल है, आप ऐसे भी कह सकते हैं मैथमेटिकल वे में, दैट इज कोई ना कोई एलिमेंट होगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर a जो औरों से छोटा होगा, a in S such that a is less than equal to b for every b belongs to S।
एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बाकियों के बराबर होगा या छोटा होगा। ये आपके पास वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपको आती होगी, और इंडक्शन प्रिंसिपल भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो बीच में कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था इंडक्शन, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक इटालियन मैथमेटिशियन का नाम सुना होगा आपने, पियानो। तो नंबर्स पे उनका काफी काम है शुरुआत में, उनके काम को देखिएगा। मैं अब आपको शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले बस हाई स्कूल लेवल की चीजों से लेके चलता हूँ, प्रूफ भी कराता हूँ उसको। तो पहला जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं बच्चों, उसे कहेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। और गजब बात यह है कि ये यूक्लिड का दिया हुआ काम है। जरा सोचो ना, 2000 साल से पहले इंसान का तब का काम है। अगर हमें आज भी समझ में आ जाएगा तो बड़ी बात होगी। चलिए देखते हैं, मुझे उम्मीद है आ जाएगा। डिवाइड करना, जैसे बचपन से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये शर्त आप जानते ही हैं। तो मैं ले लेता हूं, लेट ए बी बी टू इंटीजर्स। कई बार हम इंटीजर्स में काम करेंगे। बी को पॉजिटिव मान लीजिए। देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक integers q and r such that a equal to b2 plus r, जहां जो r होगा वो b से छोटा होगा और ऐसा। पहला सवाल नंबर थ्योरी में यही आ सकता है कि इसको प्रूफ कर दीजिए। ये आप बचपन से जानते हैं, वैसे इसमें कुछ बड़ी बात वैसे नहीं लगती हमको। हिसाब अगर हम किसी भी कभी भी b से a को डिवाइड करेंगे तो ये q आएगा कोसेंट और ये आएगा। इसको कहते हैं बच्चों डिवाइजर। इसको क्या कहेंगे? डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं? कोसेंट। और इसे क्या कहेंगे? रिमाइंडर। ऐसा पढ़ा है सबने? यस सर। हिंदी में कहेंगे तो इसको भाजक, इसको भाज्य, इसको भागफल, ये शेष, कई लोग शेष फल भी कहते हैं। ये है आपके पास। आप कहेंगे ऐसा तो हमको आता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो सभी को मालूम होगा। तो प्लीज अब थोड़ा सा कुछ चीजों पे ध्यान दे देते हैं, इसमें रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा। अगर आपने ये पढ़ा ही है तो एक तो ये मालूम होना चाहिए। अगर आप 5 से 23 को डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20 और ये 3, मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, बल्कि कईयों को तो लग रहा होगा मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं। अगर मैं -23 को करूं तो एक बच्चे ने ये किया है, एक बच्चे ने ये किया है, ये बच्चा ए है और ये बी है। सही काम किसने किया? ए ने। चलो अच्छी बात है, पिछली बार की मेहनत काम कर रही है कई जगह। तो हर कोई मानेगा ना कि बी गलत है, या किसी को डाउट है तो वो भी बोलिएगा। यस सर, बी गलत है। बी गलत है।
क्यों गलत है बच्चों? आप दोबारा स्टेटमेंट पे आते हैं। आपने यहाँ पर लिखा है कि जो रिमाइंडर है ना, ये आर, ये 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो जो बी वाला बच्चा था उसका रिमाइंडर तो 0 से छोटा आ गया था, नेगेटिव आ गया था, ये देखिए, इसलिए गलत था। तो वरना ऐसा भी कर सकते थे। तो इसका मतलब ये चीजों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ये आता कैसे है ऐसा? इसमें दो चीजें हैं। एक तो एग्जिस्टेंस पार्ट है कि बी और क्यू एग्जिस्ट करेंगे हमेशा, और दूसरा वो यूनिक होंगे। तो दो पार्ट में थ्योरम प्रूफ होगी अब कि पहले तो ऐसे बी और क्यू हमेशा मिलते हैं अगर आप किसी एक नंबर से दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते साहब ये डिवाइड कर रहा था इसमें तो क्यू मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही 0 मिले लेकिन मिलेगा, रिमाइंडर मिल ही नहीं रहा है, मिलेगा, या तो 0 होगा या बी से छोटा होगा। क्यों नहीं मिल रहा है? मिलेगा। तो जब आप एनालिसिस में कोई अलजेब्रा में मैथ्स में रहते हैं तो आप दिखाइए। वो तो उदाहरण थे छोटी क्लास के बच्चों को समझाने के लिए। तो इसको हम 2-3 स्टेप में तोड़ देते हैं। पहला स्टेप 1 कर देता हूं मैं। अब इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है जी। पहला तो एग्जिस्टेंस पोर्शन चल रहा है बच्चों कि ऐसे बी और क्यू एग्जिस्ट करेंगे, ये दिखाना है। तो हम अभी एक सेट लेंगे पहले। लेट अस कंसीडर a set s इक्वल टू, हम एक सेट मान लेते हैं a माइनस एक्स बी सच दैट एक्स कोई इंटीजर है, ऐसा मान लीजिए, और a माइनस एक्स बी नॉन नेगेटिव है। ये हमने एक सेट मान लिया। a और b इंटीजर है, ऊपर लिखा ही है, ठीक है, या यहाँ भी लिखना मन कर रहा है तो लिख दीजिएगा। तो a एक्स बी तीनों इंटीजर हैं और a माइनस एक्स बी नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन लिया ताकि हमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगा सकें। अच्छा, अब हमने ये कहा है कि जो b है वो पॉजिटिव है। स्टेटमेंट में ऊपर लिखा हुआ है कि b हमने पॉजिटिव लिया है। तो इंटीजर ले रहे हैं और b पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि b या तो 1 होगा, 0 से बड़ा इंटीजर। यहां तो बच्चों इंटीजर में चल रहा है ना मामला, तो यहां ऐसा ले सकते हैं, रियल एनालिसिस में नहीं ले सकते थे। तो b 1 या उससे बड़ा ले लिया, ठीक हो गया। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो फिर आप ये लिख सकते हैं देन b इंटू मॉड a ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a होगा या नहीं होगा? सही है, क्योंकि b 1 या उससे बड़ा है। मॉड a तो मॉड a के बराबर होगा, लेकिन लेफ्ट साइड को आपने b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनइक्वलिटी रहेगी। ये समझ में आता है? यस सर। यस सर। हाँ, b इंटू मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए। लोगों को ये लगता है नंबर थ्योरी में ना नंबरों पे खेल होगा। बच्चों इसमें फोकस जो है नंबर पे कम और थ्योरी पे ज्यादा है, तो ये भ्रम टूट जाएगा आपका कि इसमें केवल नंबर्स पे काम हो रहा है। नहीं, इसमें थ्योरी है एक्चुअल में। तो b मॉड a जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, ठीक है। नाउ ऐसा करता हूं, a माइनस टाइम्स मॉड a इंटू बी ले लेता हूं। तो मैं इसे लिख दूंगा a प्लस मॉड a इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर इससे छोटा अगर मैं लिखूं तो a प्लस ए लिख दूंगा, a प्लस मॉड a मतलब। तो a प्लस मॉड a जो होगा, कभी भी आप सोचिए कोई इंटीजर, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर सोचें तब सोचिए तो ये पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर ये नेगेटिव इंटीजर ले लें आप तो भी ये 0 हो जाएगा। तो a प्लस मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं?
ए इंटीजर है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो ये 2a हो जाता है, और अगर नेगेटिव लेते हैं तो 8 जो माइनस है, 8 जो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस है, 0 आ जाएगा। तो a प्लस मॉड ए जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है इतना? यस यस सर। सर। यस सर। तो फिर अगर ऐसा है बच्चों, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज है, तो इसका मतलब आपने कहा a माइनस माइनस मॉड ए टाइम्स बी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो ये भी S में बिलोंग करेगा या नहीं? जरा ऊपर S के बारे में सोचिए। अरे भाई S में नॉन नेगेटिव है ना इंटीजर, ये यस भी सर। नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए लेट अस टेक, हम ऐसा कर देते हैं। अब क्योंकि नई ब्रांच है, थोड़ा अनकंफर्टेबल शुरू में लगता है एक आध दिन, हम ऐसा करते हैं माइनस टाइम्स मॉड ए को एट्स मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस एट्स बी बिलोंग्स टू एस हो जाएगा या नहीं? क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। तो हमने ये साबित कर दिया कि एस इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो जो आपका सेट है वो नॉन एम्प्टी है, पहला तो ये प्रूफ हो गया है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगा देते हैं, फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है और नॉन एम्प्टी है। सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, अगर आप इसको लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, S हैज द लीस्ट एलिमेंट, तो एक्स्ट्रा 8 सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। अब आप उसे कुछ नाम देंगे, से R, हमने R दे दिया। तो R भी इसी टाइप का एलिमेंट होगा, A माइनस एक्स बी टाइप का, क्योंकि S में इसी टाइप के एलिमेंट है। तो हम ये ले सकते हैं R विल बी ऑफ द फॉर्म A माइनस एक्स बी, तो यहाँ पर जो x है उसको मैं कुछ नाम दे दूँ, मान लेते हैं q मान लेते हैं, तो वो q भी इंटीजर ही होगा, मतलब आप उसे नाम दे रहे हैं। तो फिर आप लिख सकते हैं कि r जो होगा वो a माइनस क्यू बी है, आपने ऐसे लिखा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सेट की डेफिनेशन से। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ कम्यूटेटिविटी जैसा इश्यू नहीं है, नंबर्स में इंटीजर में काम कर रहे हैं हम, तो वो क्यू बी लिखो या बी क्यू लिखो कोई बात नहीं, ऐसा होगा, और आर नॉन नेगेटिव होगा। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि हाँ भाई आर और क्यू एडजस्ट करते हैं ऐसे। अगर बी ए को डिवाइड करेगा तो, मैं रिकॉल करा रहा हूँ सारी चीजें आपको, ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो कहीं, ध्यान से दीजिएगा। आप सबसे पहले पार्ट में प्रूफ कर रहे हैं कि ऐसे Q और R एडजस्ट करेंगे कि B जब A को डिवाइड करता है। तो कैसे किया जरा देखिए ना, नंबर थ्योरी के प्रूफ दिखने में आपको जो भी लगे बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स है, एनालिसिस फिर भी इजी है बच्चों, भले ही आपको महसूस होती हो टफ। यहाँ प्रूफ करना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ ऑब्वियस लगता है कई सी बात। तो हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर अ सेट S इक्वल टू दिस, B पॉजिटिव है तो B 1 या उससे बड़ा होगा, तो B टाइम्स मॉड A हमने ऐसे ले लिया, और ये चीज हमने दिखाई थी ये नॉन नेगेटिव है, तो ये भी S में बिलोंग करेगी, और माइनस टाइम्स मॉड A को मैंने कुछ मान लिया, X मान लिया चलो। तो S नॉन एम्प्टी सेट है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से उसका सबसे छोटा एलिमेंट होगा, उसे R मान लीजिए, R भी नॉन जीरो होगा, और R भी A माइनस एक्स बी टाइप का ही होगा, जहाँ X पर्टिकुलर कुछ रख लो, Q रख लो, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ गया।
क्या मैं सबको समझा पाया हूं? यस सर। यस सर। चलो ठीक। बच्चों अब दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं। अब आपको दूसरे पार्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आर है ना, ये जो आर आया, ये जो डिवाइजर था उससे तो छोटा ही होगा, गारंटेड है। ये आर बी से बड़ा नहीं हो सकता। अब हम ये प्रूफ करेंगे, तो इसको स्टेप 2 कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में फिर यूनिट करेंगे, ठीक है। क्यू और आर यूनिट होते हैं। तो स्टेप 2 ऐसा कर लेते हैं। और ये हाई स्कूल लेवल का है बच्चों, वैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम वहां पढ़ाते हैं, ये प्रूफ नहीं करते। मैं रेड से ही दिखा देता हूँ इसको। हियर we shall prove that r is less than b। हम ये प्रूव करेंगे कि r b से छोटा है। तो ये कंट्राडिक्शन से करते हैं। सपोज r जो है b के बराबर या उससे बड़ा है, मान लेते हैं। हम देखेंगे कि इससे ना जो अभी तक हम मान रहे थे उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर हम खुद ही मान लेंगे कि अच्छा एज्यूमशन गलत था, फिर r b के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। तो हम लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था। इसका मतलब एक ही चीज है फिर कि अगर बड़ा नहीं हो सकता तो फिर दो रियल नंबर में यही कंपैरिजन है, या तो a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, या दोनों बराबर होगा। चलिए ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं कि कैसे किया जाए। नाउ मैं ऐसा करता हूं, a माइनस क्यू प्लस 1 टाइम्स b ले लेता हूं। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस क्यू बी माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। a माइनस क्यू बी को अभी आपने r बोला था, तो ये r माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये r था। ये क्लियर है इतना? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बच्चों, अब आपने जो एज्यूमशन है आपका r इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो r माइनस बी ऐसा होगा या नहीं? यस सर। तो फिर अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो फिर a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी, ये भी जिसमें होगा फिर। एच में। ठीक है ना? अच्छा, ऑल्सो a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी कितना आएगा, जरा इसको देखिएगा। a माइनस क्यू बी माइनस बी लेस देन a माइनस क्यू बी, ऐसा हुआ या नहीं? अरे भाई ये ठीक है या नहीं? a माइनस क्यू बी है, उसमें से b सब्ट्रैक्ट किया, राइट में नहीं किया, तो राइट साइड बड़ा होगा या नहीं इससे? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन बच्चों a माइनस क्यू बी को आप क्या मान रहे हैं? r। तो आप ये कह रहे हैं कि a माइनस क्यू प्लस 1 टाइम्स b इज लेस देन r, एंड a माइनस क्यू प्लस 1 टाइम्स b इज एन एलिमेंट ऑफ s। अच्छा, अभी जरा ऊपर क्या लिखा था, जरा देखिए तो, ये लाइन पढ़िए तो जरा। आपने क्या लिख रखा है? हेलो। एस का सबसे छोटा एलिमेंट r है, लिखा है नहीं? यस सर। यस सर। ठीक, अब क्या कह रहे हैं आप? एस का सबसे छोटा एलिमेंट जो r है, उससे छोटा एलिमेंट भी है s में, क्योंकि a माइनस क्यू प्लस 1 टाइम्स b भी आपने कहा s में ही है। ये कंट्राडिक्शन है या नहीं है? यस सर। अभी आप कह रहे थे कि सबसे छोटा एलिमेंट r है s का,
अब कह रहे हो कि आर से छोटा एक एलिमेंट भी एस में बिलोंग करता है, तो आर सबसे छोटा कैसे हो गया? बट आर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एस। तो ये कंट्राडिक्शन आया या नहीं आया? Yes, sir. So initial assumption was wrong. This was the assumption. आपने ये मानने की गड़बड़ की तभी हुआ ये। So initial assumption was wrong. Hence R cannot be greater than equal to B, तो R less than B। बस ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। छोटा सा पार्ट था कि R B से छोटा ही होगा। आपने कहा अच्छा R B के बराबर या बड़ा लगे, देखो तो सभी लोग कन्विंस हैं इस बात पे? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, तीसरा sir. यूनिट, हाँ जी, अब तीसरा पार्ट करते हैं। स्टेप 3 में जो 3 है वो यूनिटनेस है। यूनिटनेस किसकी? Q और R की। Q और R यूनिट होंगे। जब भी यूनिट प्रूफ करना होता है बच्चों, तो हमेशा एक ही तरीका है, मैंने पहले भी कई बार बताया है आपको, कि आप दो मान लेंगे ऐसे। तो हम मान के चलते हैं, सपोज A has two representations as A equal to B Q1 plus R1 और B Q2 plus R2, मान लो दो ऐसे। वेयर अब हमने अभी प्रूफ किया, चाहे R1 हो वो भी B से छोटा होगा और ऐसा होगा, और चाहे R2 हो वो भी B से छोटा होगा या ऐसा। हमने ये मान लिया। तो अब हम क्या करें? तो भाई हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, दोनों को बराबर कर लीजिए। दिस इंप्लाइज B टाइम्स Q1 माइनस Q2 इक्वल टू R2 माइनस 1। ऐसा कर लीजिए। इसे कोई इक्वेशन मान लीजिए। कोई मानी है अभी तक? No, sir. तो 1 मान लेते हैं, फिर नहीं मानी है तो ठीक है, ये मान। अच्छा, अब ये देखिए, अभी जो हमने इनइक्वालिटीज ली हैं इनका यूज करते हैं। एक आपके पास है कि R2 जो है वो B से छोटी और ये है, ये तो ठीक है। ऑल्सो R1 जो है वो 0 और B से छोटा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R1 और 0 ग्रेटर देन और उससे ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन आएगा माइनस B। तो मतलब इसको भी एक बार लिख लो, एक बार और। R2 B से छोटा और 0 के बराबर है, और माइनस R1 किससे छोटा है? यहाँ 0, बड़ा किससे है? माइनस B। तो अगर आप ऐड करेंगे इनइक्वालिटीज को तो क्या मिल जाएगा आपको? माइनस B से बड़ा R2 माइनस R1 और B से छोटा। ये ठीक है? अरे भाई किसी सो मॉड, अगर आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है, दिस मॉड इज लेस देन।
तो R2 माइनस R1 मॉड बी से छोटा हो। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम 1, अब जो ऊपर मान लिया हमने, अगर ये चीज जो है बी से छोटी है तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, मॉड ले लीजिए वहां भी पहले, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2 मॉड ऑफ R2 माइनस R1। आप लोग सहमत होंगे? इक्वेशन 1 देखिए ऊपर, मॉड ले लिया, कोई वैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं, केवल इंटीजर्स पे काम करना है। तो राइट साइड जो है वो आपको ये आ गया, और दिस इज लेस देन बी, ये आपके पास ऐसे है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो बी है, बी पॉजिटिव था तो मॉड बी बी ही रहेगा, Q1 माइनस Q2 मॉड लेस देन बी, ऐसा आ जाएगा। अब ये तो इंटीजर्स में काम हो रहा है, तो आप सीधे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 मॉड लेस देन 1, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। लेकिन बच्चों मॉड है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फिर ज्यादा बेहतर है ऐसे लिख दूं, 1 से छोटा होगा और ऐसा होगा। तो अब इंटीजर ही है, Q1 Q2 भी इंटीजर आए, हमने अभी देखा था, तो दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है। तो ये चीज इंटीजर है और 1 से छोटी है, हाँ 0 के बराबर या उससे बड़ी, तो आपको क्या लगता है क्या होगा फिर? सर 0 के इक्वल। 0 इक्वल। वेरी गुड। अगर कोई किसी का मॉड 0 है तो आप ये कहेंगे ना कि Q1 माइनस Q2 0 है, 0 का मॉड ही 0 होता है, तो आप ये कह देंगे Q1 इक्वल टू Q2। लो जी, Q1 और Q2 बराबर आ गए। Q1 और Q2 अगर बराबर हैं बच्चों, तो इक्वेशन 1 देखो तो, Q1 Q2 बराबर आ जाएंगे तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, तो राइट R2 माइनस R1 0, तो R2 बराबर R1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो फ्रॉम 1, 0 equal to R2 minus R1, this implies R1 equal to R2. So A equal to BQ1 plus R1, चीजें ऊपर आप BQ2 plus R2 is unit representation। ये कोई दिक्कत हुई हो तो बोलिए, किसी को कहीं भी। सबको पूरा समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, रिपीट तो नहीं कराना है किसी को? चलो ठीक है। अब हमने ये एक केस किया है, अब मैं इसका थोड़ा सा जनरलाइजेशन वाली थ्योरम लेते हैं, दूसरा रिजल्ट। इसीलिए मैं कह रहा था बच्चों, ये कभी भी गलती से भी मत सोचिएगा कि नंबर थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसी कोई बात नहीं। ये चीजें तो आपको सबको आनी चाहिए, अगर इतना नहीं आया तो गजब बेइज्जती हो जानी है कई बार कहीं, कि अच्छा आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर, तो Q और R का यूनिट होना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि अभी जब आप जीसीडी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यूनिटनेस गायब हो गई। डिवीजन एल्गोरिथम में यूनिट है, तो क्या यूनिट है और क्या नहीं है आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। थोड़ा जनरलाइजेशन कर देते हैं। अब मैं बी का पॉजिटिव वाला हटा देता हूं, बी, ए और बी इंटीजर है बस। अरे थ्योरम है, इफ ए और बी इंटीजर हैं और बी नॉन जीरो इंटीजर है, क्योंकि बी से हमें डिवाइड करना है इसलिए उसको नॉन जीरो लिया है, देन there exist two unique integers Q and R such that
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है वो ऐसा है, इसका प्रूफ करना है। अगर बी नेगेटिव भी हुआ, पहले में तो ठीक था, सरल था, पॉजिटिव लेके चले आप। डिवाइड करने वाला जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, आप माइनस से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तब आपका रिजल्ट थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, मतलब मॉड ऑफ बी लेना पड़ेगा। तो आपको एक चीज दे रखी है, गिवन बी इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज आइदर बी इज पॉजिटिव और बी इज नेगेटिव। ये क्लियर है भाई? दो ही केस बनेंगे, या तो बी पॉजिटिव Yes, इंटीजर sir. होगा। केस फर्स्ट, Yes. इसमें आप लेंगे इफ बी इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर बी पॉजिटिव ले लिया बच्चों, तो ये प्रूफ करने का मतलब पिछला सवाल प्रूफ करना पूरा। Yes, sir. फिर करना क्या है, वो तो किया हुआ है, पूरा वही उतार देंगे। तो मैं नेगेटिव वाला लेता हूँ, दूसरा केस, इसीलिए मैंने पहले एक केस को पूरा वैसे कर दिया। मैं ऐसे भी डायरेक्टली कर सकता था, एक ही बात थी, या तो ऐसे कर लेते, वो अलग सवाल बन जाता है कई बार। केस सेकंड, अगर मैं इफ बी इज नेगेटिव ले लें, तो फिर आप मॉड ऑफ बी तो पॉजिटिव ही लेंगे ना। मॉड ऑफ बी पॉजिटिव है, सो बाय केस फर्स्ट वी हैव, भाई अब पॉजिटिव ही होना चाहिए था केस फर्स्ट में, तो मॉड ऑफ बी टाइम्स क्यू प्लस आर ऐसा आ जाएगा। जहां बी था वहां मॉड भी ले रहे हो आप, क्योंकि मॉड भी पॉजिटिव है। किसी को ऐसा तो नहीं हो रहा कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे ठीक है सबको? Yes, sir. तो आप अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसका मॉड ऑफ बी कितना होता है? अरे बिना मॉड है तो माइनस बी था ना। Yes, sir. ठीक, तो इक्वल टू बी टाइम्स माइनस क्यू प्लस आर। तो माइनस क्यू को कुछ मान लो भाई, क्यू वन मान लो, ये भी इंटीजर ही होगा। तो फिर आपका फिर रिप्रेजेंटेशन वही आ जाएगा, बी टाइम्स सम क्यू वन प्लस आर, जहां आर मॉड ऑफ बी था, यही प्रूव करना था, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेटमेंट पे जाइए, स्टेटमेंट क्या था आप ध्यान से देखिएगा, यही था। तो पॉजिटिव वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हम कर चुके हैं। नेगेटिव वाले में आप पहले वाले केस को जो पूरा किया होगा, तो दूसरे में केवल इतना ही करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। तो उम्मीद है आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अगर प्रूफ करने को आ जाए बड़ा सवाल, पहला ही सवाल मैंने बड़ा उठा लिया, अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करता हूँ। छोटे क्वेश्चंस के सारे हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। पेशेंस के साथ बैठिएगा एक दिनों में, आपको रियली इंजॉयबल लगेंगे। आपको ऑयलर का काम, आपको इतनी सारी चीजें लगेंगी यहाँ प्रॉपर्टीज कि कई सारे, 8 लेवल तक तो बहुत अच्छा है। हाँ, अल्जेब्राइड और एनालिटिकल के लिए आपको अल्जेब्रा या एनालिसिस नॉलेज चाहिए, वो अलग बात है, वो बात का काम।
पहला सवाल ऐसा उठाता हूँ आसान सा। द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर is either of the form 3k और 3k plus 1 k इंटीजर है, ये प्रूव करना है। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उसका स्क्वायर इस फॉर्मेट में ही आएगा। क्या ये सही लगता है आपको? जरा ट्रायल देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं। यस सर। k 0 आ रहा है। 2 स्क्वायर 4, 3 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए k 1, यस सर। 3 स्क्वायर, तो वो 3 इंटू 3 प्लस 0 लिख सकते हैं, मतलब वो पहला वाला फॉर्मेट है, ये वाला 3 टाइम्स। 4 स्क्वायर 16 आया, तो वो 3 इंटू 5 प्लस 1 आ रहा है या नहीं? 5 स्क्वायर 3 इंटू 8 प्लस 1। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? पैटर्न पकड़ा? यस सर। यस सर। हाँ जी। तो किसी भी स्क्वायर का अगर आप यानी किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, तो आप लोगों को अपने नोट्स में ना ये सब भी डाल लेना चाहिए साइड में, ताकि पहले बात समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल बॉक्स बना के और साइड में नोट्स में, और फिर ये एक जनरल प्रूफ देना है कि किसी भी स्क्वायर का इंटीजर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर या तो 3 टाइम्स कोई इंटीजर होगा या 3 टाइम्स इंटीजर प्लस 1 होगा। भाई यही दो फॉर्मेट है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करें। लेट ए बी इंटीजर और डिवीजन एल्गोरिथम लगाने लिए बी को मैंने मान लिया 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल में देखना था तो मैंने 3 ले लिया। ठीक, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस r लिख सकते हैं। यस सर। r क्या हो सकता है बच्चों? सर Yes, sir. 0 1 2। हाँ, मतलब जब डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 3 से छोटा होगा, या तो 0 होगा या तो अगर ऐसा लेते हो तो इसका मतलब हुआ जो a है वो या तो 3q है, r 0 ले लोगे, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, तो नंबर हमारा ऐसा आया। चलो भाई ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप a को 3q लेते हैं तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। q भी इंटीजर है बच्चों, तो इसको आप 3q स्क्वायर ऐसे एक साथ लिख सकते हैं। तो 3k मान लो, वेर k जो है वो 3q स्क्वायर मान लिया मैंने, इंटीजर ही हुआ वो भी। तो अगर a इस टाइप का है तो a स्क्वायर 3k टाइप का है। क्लियर है? 3 का मल्टीपल है तो। यस सर। अगर a आपके पास 3q प्लस 1 होता है तो a स्क्वायर कितना होगा? 9q स्क्वायर प्लस 6q, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करो यार, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। तो 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो इसको 3k प्लस 1 लिख सकता हूँ। k इंटीजर है, 3q स्क्वायर प्लस 2q भी तो इंटीजर ही हुआ, k मान लिया।
अरे भाई समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। चलो अच्छी बात है यार। तीसरा, अगर आप ए इक्वल टू 3q+2 ले लेते हैं तो ए स्क्वायर आ जाएगा 9q² 12q+4। तो बच्चों 3 कॉमन ले लेता हूं, तो 3q² +4q+1 लिख दूं इसको। देखो तो लास्ट पे 4 को Yes, फिर sir. 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसा मान लो कि आप फिर 3q² +4q+1 इक्वल टू 3। तो कोई आपने नंबर हो गया, प्रूफ हो गया, एग्जाम में आता है तो इतना ही कर दो बस। आपने चेक किया, देखो कितना अच्छा सवाल है। और ऐसा तो कोई भी इंटीजर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा या तो 3 टाइम्स कोई इंटीजर आएगा, 3 के मल्टीपल में मतलब, या 3k+1 ही आएगा, आप कुछ भी ले लो। तो मैंने आपको पहले एक छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं वैसे समझाने की कोशिश की। आप इसे बढ़ा लीजिएगा, आपके आप मन कर रहा है तो। लेकिन आप जनरल प्रूफ दोगे तो ऐसा करोगे, क्योंकि 3k+1 था तो मैंने समझ लिया कि डिवीजन एल्गोरिथम में b को 3 लेना है। अगर 4k लेना होता तो मैं 4 लेता b को। क्या आपको समझ में आया सब लोगों को? Yes, यस सर। sir. अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन अब मैं चाह रहा हूं कि आप करें उसमें। तो लिखिए प्लीज, क्वेश्चन लिखिएगा। प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, प्रूव दैट द क्यूब of any integer has one of the form 9k, 9k+1 और 9k+8। किसी का भी क्यूब ले लीजिए, k कोई इंटीजर, कोई इंटीजर ले लो आप, उसका क्यूब करके देखो, आपको मिलेगा कि वो इन 3 फॉर्मेट में से किसी एक में आएगा। ठीक है, ये सोचना है। तो बच्चों बी अभी भी 3 ले लेना, वो क्यूब करोगे तो वो 9 अपने आप आ जाएगा, कॉमन कॉमन जो आना है। छोटा लेंगे क्योंकि 9 लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हेलो, आप लोग Yes, sir. सोच पा, आप लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं? Yes, sir. यस सर कर रहे हैं। Yes, sir. चलो शाबाश बच्चों, आप करिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। किसी बच्चे को अगर नहीं आ रहा है करना तो वो कह दे, तो फिर मैं करता हूं। हो गया?
ए इक्वल टू या तो 3q लिया होगा या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 ऐसा लिया था आप लोगों ने, क्योंकि बी तो 3 लेना था। यस सर। तो बच्चों ए क्यूब पहला 27 क्यूब 9 कॉमन ले लो, बाकी को के मान लो, क्या दिक्कत है। दूसरा लैंग्वेज अगर आप पूरी लैंग्वेज आप बना लीजिएगा तो 9 नहीं 27 ही आया, ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर 9q स्क्वायर 3 हाँ अरे ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी 3q। तो ये और ये सब में 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 के प्लस 9 के प्लस 1 टाइप का आ रहा है या नहीं, क्लियर है। यस सर। यस सर। अच्छा ऐसे ही अब आप नेक्स्ट भी कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है उसको करना। वहाँ 8 आ रहा होगा, चलो अगर 9 के यानी 3 के प्लस 2 का स्टार्ट करना है ना, तो 27 क्यू क्यू प्लस 8 बच्चों, बाकी तो वैसे ही है 3 इंटू 9 18 क्यू स्क्वायर 3 टाइम्स 12 क्यू। तो अब आप देखिए प्लीज 9 के प्लस 8 वैसे दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है करने के लिए। हर बच्चे को क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं आप लोग क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स यस सर। 1 4 9 16 25 36 49 समझ में आया। इन इंटीजर्स को क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि इनके स्क्वायर रूट लेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुए। क्लियर हो गया, पढ़ा तो हो गई है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो अब यहां से मैं एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं आप लोगों से। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट no integer in the sequence (11, 111, 1111 and so on) ये जो 1 फेस है is a perfect square। इस सीक्वेंस में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप सोचिए। तो देखिए बच्चों 11 को आप 4 से शुरू करते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। 111 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 27 प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, देखिए तो 25 4 जा 100 हुआ, 27 8 प्लस 3 1111 अगर हो तो 4 इंटू 277 लिख सकता हूँ। जरा कैलकुलेशन सोचिए,
ऐसा लिख पा रहे हैं? ठीक है। Yes, हेलो। sir. यस सर। तो 1111 4 इंटू 2777 प्लस 3, क्या ये ठीक है? कैलकुलेटर लेके जरा ट्राई करिए तो प्लीज। मुझे भी नहीं पता, मैं ट्रायल में तुक्का मार रहा हूँ। ठीक है, ये सही बैठ रहा है? क्योंकि 8 आएगा यूनिट प्लेस पे, 8 प्लस 3 11 आ रहा है। Yes, sir. तो फिर ज्यादा मत करिए, एंड सो ऑन। ठीक है ना? सो every element of this sequence is of the form 4k plus 3, जहां k कोई इंटीजर होगा। ये ठीक है? Yes, sir. अगर ऐसा है तो इसका मतलब नो टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म 3k और 3k प्लस 1, अभी बताया था किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर करो किसी भी इंटीजर का तो क्या आया था फॉर्म? पीछे सवाल देखिए तो। Yes, sir. आपने अभी पढ़ा है कि किसी भी इंटीजर का जो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो या तो 3k फॉर्म आना चाहिए या 3k प्लस 1 आना चाहिए। पढ़ा है या नहीं? यस सर। और इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म उस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या लिखा हो? नो टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। कितना अच्छा सवाल हो गया। इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे भाई, सबको क्लियर हुआ अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नहीं हो सकता इस पैटर्न पे चलें तो ये कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। शुरुआत वाला जो जीसीडी और बाकी है ना, अपने साथियों को मेरा अपना मानना है। देखिए, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो सभी को बेसिक चीजों में तो सभी को आना चाहिए। मास्टर डिग्री होल्डर या ग्रेजुएट होने के बाद आप ये नहीं जानते तो बड़ी दिक्कत है। और बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी आप जब बाहर के ऑथर्स की बुक पढ़ते हो और उसमें लिखा होता है ग्रेजुएट कोर्स, तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट मतलब एमएससी, बीएससी अंडर ग्रेजुएट हुई। तो जब वो ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया कहते हैं तो इसका मतलब समझिए एमएससी में एडमिशन लिया। क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की कोई भी किताब अगर आपने उठा ली है बाहर की, तो आपको समझने में ज्यादा मेहनत पड़ती है, आसानी से समझ में नहीं आना है, वो काफी एडवांस चलते हैं। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का ग्रेजुएट क्या होता है ये बता रहा था मैं। चलिए, किसी को कुछ और पूछना कहना है?